नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात बोर्ड परीक्षाओं की जो आज से शुरू होने वाली है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा आज राजस्थान 10वीं बोर्ड परीक्षा आज 9 बजे से शुरू होंगी। 10वीं बोर्ड की परीक्षा कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी, यानी 2 मिनट का वक्त रह गया है। 10,91,088 परीक्षार्थी इसमें पंजीकृत हैं। नकल रोकने के लिए नकल विरोधी उड़नदस्ता भी तैनात किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस जाब्ते की भी तैनाती होगी। राजस्थान 10वीं बोर्ड परीक्षा, और आज ये परीक्षा 9 बजे से इसका वक्त, कुछ ही देर बाद प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे। आज पहले दिन अंग्रेजी की परीक्षा है। 10,91,088 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं और नकल रोकने के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। बोर्ड की तरफ से उड़नदस्ता है, पुलिस प्रशासन मौजूद रहेगा और सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जाएगी। और WHO की गाइडलाइन को भी फॉलो करवाया जाएगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। 10,91,088 परीक्षार्थी अलग अलग सेंटर्स पर आज 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने पहुंच चुके हैं। पहले दिन इंग्लिश का पेपर है, जो अब कुछ ही देर बाद 9 बजे का वक्त है, तो कुछ ही देर बाद ये पेपर वितरित किया जाएगा बच्चों के बीच। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, अपने परीक्षा कक्षों में पहुंचे, जहां उन्हें कुछ ही देर बाद अब पेपर वितरित किया जाना है। इंग्लिश का पेपर आज पहले दिन 10,91,088 परीक्षार्थी पंजीकृत। कोटा से मेरे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं और भरतपुर से दीपक पुरी हमारे साथ जुड़े हैं। व्यवस्थाएं क्या हैं, किस तरह से यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं ताकि परीक्षा सुचारू रूप से हो सके? और 9 बजे का वक्त था। आपको पहले कोटा लिए चलते हैं, शिक्षा नगरी है, तो बात पहले यहाँ की कर लेते हैं। क्या इंतज़ाम ओम प्रकाश यहाँ किए गए हैं? परीक्षार्थी तो पहुँच चुके होंगे, परीक्षा शुरू हो चुकी है, वक्त 9 बजे का था। जी, तमाम परीक्षार्थी परीक्षा सेंटर में पहुंच चुके हैं। अभी कुछ परीक्षार्थी हैं जो अंदर प्रवेश किए हैं, यानी कि 9 बजते ही ये गेट लगभग यूं कहा जा सकता है कि बंद कर दिया गया है। नकल रोकने के लिए कोचिंग नगरी में 6 जो है उड़न दस्ते बनाए गए हैं। जो शहर के अलग अलग जो सेंटर बनाए गए, वहाँ आकस्मिक चेकिंग की जाएगी। शहर के कई ऐसे सेंटर हैं जहाँ CCTV कैमरे लगाए गए। निजी जो परीक्षा केंद्र हैं वहाँ तो पहले से लगे हुए ही थे। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज शांतिपूर्ण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा शुरू करने के लिए प्रशासन के सामने एक जो बड़ी चुनौती है, उस चुनौती का सामना प्रशासन कर रहे हैं। कोटा की बात की जाए तो कोटा में 136 सेंटर बनाए गए हैं जिले में, जिसमें 25,551 जो परीक्षार्थी हैं उनका नामांकन है। परीक्षा शुरू हो चुकी है। कोरोना गाइडलाइन की भी पालना यहाँ की जा रही है। हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। हालांकि परीक्षार्थी अंदर प्रवेश कर चुके हैं और परीक्षा के पेपर संभवतः बंटना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ सैनिटाइज किए गए हैं। बगैर जो मास्क अंदर जो जा रहे थे उनको पहले से रोक दिया गया है। बिना मास्क एंट्री नहीं दी गई है और कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ साथ नकल रोकने के लिए पूरे इंतजाम है जो किए जा रहे हैं। हम कुछ से बातचीत करता। मैडम, आपसे जानना चाहते हैं किस तरह की व्यवस्था यहाँ की जा रही है सेंटर पे? सर, मैं मल्टीपर्पज़ स्कूल से हूँ। मेरी ड्यूटी सिर्फ बच्चों को यहाँ तक अटेंड करने की थी, तो अंदर मुझे अलाउ नहीं था, तो आई कांट से एनीथिंग। बट हाँ, यहाँ पे टीचर्स लगे हुए थे। बच्चों की एंट्री बहुत प्रॉपर हुई है अंदर। कोरोना गाइडलाइन की आप देख रहे हैं गेट पे पूरी फॉलो हुई है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बच्चे देखिए कि कुछ बच्चे हैं अभी भी आ रहे हैं, हालांकि क्योंकि 9 बजने का वक्त हो चुका है और परीक्षा जो केंद्र है वहाँ अभी भी कुछ बच्चे जो लेट आ रहे हैं वो प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि उनको प्रवेश अंदर दिया जा रहा है, लेकिन कोटा में नकल रोकने के लिए पूरे इंतजाम यहाँ पुलिस और प्रशासन द्वारा किए गए हैं। 136 सेंटर जो बनाए गए उसमें 25,591 बच्चों का नामांकन है और शांतिपूर्ण आज जो इंग्लिश का पेपर है 9 से 12 बजे, यानी कि 11:15 ये बच्चे परीक्षा देकर बाहर निकल सकते हैं। 3 घंटे का करीब ये पेपर है और पूरे इंतजाम किए चुके हैं और शहर के अलग अलग निजी और जो
सरकारी स्कूल है वहाँ कड़े इंतजाम किए गए। यहाँ हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये एक निजी जो स्कूल है, इसमें सीसीटीवी पहले से लगे हुए हैं, तो कहा जा सकता है कि खासे इंतजाम किए हैं। सुरक्षा गार्ड यहाँ देखा जा सकता है पहले से तैनात है, और जो नकल रोकने के लिए जो टीम उड़न दस्ता है वो आकस्मिक जांच के लिए समय समय पर शहर के तमाम जो सेंटर है वहां पहुंचेंगे, और तमाम जो व्यवस्था कही जा सकती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं के एग्जाम को शुरू करवाने के लिए और शांतिपूर्ण जो ये परीक्षा है वो आयोजित हो, इसके लिए पूरे इंतजाम कोचिंग नगरी में किए जा रहे हैं। और तमाम व्यवस्थाओं के साथ ये कहा जा सकता है कि उम्मीद की जानी चाहिए कि ये परीक्षा शांतिपूर्ण हो। फिलहाल 9 बजे का वक्त पूरा हो चुका है। तमाम जो परीक्षार्थी है वो अंदर भरतपुर लिए चलते हैं। दीपक पुरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भरतपुर से। दीपक, कुछ स्टूडेंट्स, देखिए कोटा की तस्वीरें दिखाई हमने, कुछ स्टूडेंट्स देरी से भी पहुंच रहे हैं। आज पहली परीक्षा है, पहला दिन है, तो क्या कुछ व्यवस्था वहाँ पे की गई है, और क्या जो स्टूडेंट्स अब पहुंच रहे हैं उन्हें भी एंट्री दी जा रही है अंदर? देखिए सुमित, जो एंट्री का वक्त था वो पूरा हो चुका है, और जो सेंटर प्रभारी थे उन्होंने भी बाहर आकर के जो है आवाज़ लगाई है कि कोई भी विद्यार्थी अगर बाहर रह गया हो तो वो अंदर प्रवेश ले सकता है। कुछ ही देर बाद जो है गेट को बंद कर दिया जाएगा, और भरतपुर में अब जो है ज़्यादातर बच्चों ने प्रवेश अंदर ले लिया है। उनके अभिभावक जो है वो ही सिर्फ बाहर दिखाई दे रहे हैं, और 242 सेंटर जो है भरतपुर में बनाए गए हैं, जिन पर 44,371 जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा देंगे, और उसके लिए शिक्षा विभाग ने अलग अलग जो फ्लाइंग की टीम है वो गठित की गई है। 5 फ्लाइंग की टीम है जो सभी परीक्षा सेंटरों पर निगरानी रखेंगी, और ऐसे में आप देख सकते हैं नज़ारा किस तरह से है। सिर्फ अभिभावक यहाँ पर जो है वो नजर आएंगे, और बच्चे जो है वो बच्चों ने सभी ने प्रवेश ले लिया है, और कुछ बच्चे जो देरी से पहुंचे थे उनको भी प्रवेश दे दिया गया। अब कुछ देर बाद ही जो है गेट को बंद कर दिया जाएगा। और सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए सुमित, तो हर परीक्षा सेंटर पर 2 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। कुछ देर बाद ही बच्चों को जो है प्रश्न पत्र वितरित किया जाएगा। तो परीक्षा सेंटरों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कहे जा सकते हैं। पहले से ही शिक्षा विभाग ने जो तैयारी थी वो पूरी कर ली थी, और उसको लेकर के अब जो परीक्षा सेंटरों पर प्रभारी लगाए गए हैं उनको भी सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी बच्चे को जो है बिना चेकिंग के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जब बच्चे यहां से प्रवेश ले रहे थे तो हमने तस्वीरें भी दिखाई थी और देखा था कि किस तरह से बच्चों को चेक किया जा रहा था। हाथ में घड़ी या कोई भी अन्य सामान है उसको उतरवाया जा रहा था, और पूरी तरह से चेकिंग के बावजूद ही अंदर जो है प्रवेश दिया जा रहा था। कुछ देर बाद ही प्रश्न पत्र वितरण किया जाएगा। 44,371 बच्चे जो हैं वो परीक्षा पूरे जिले में देंगे, और सुरक्षा व्यवस्था से पूरे तरह जो शिक्षा विभाग है वो पूरी तरह से कहा गया है कि 5 फ्लाइंग की टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग करेंगी, हर परीक्षा सेंटर पर पहुंच करके निगरानी रखेंगी। किसी भी तरह से जो लापरवाही है वो बढ़ती नहीं जाएगी। परीक्षा सेंटरों पर भी जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है उन्हें भी हिदायत दी गई है कि परीक्षा सेंटरों पर पूरी तरह से जो है सही तरह से व्यवस्था माकूल हो, और किसी भी तरह की जो है चीटिंग ना हो, उसको लेकर के निर्देश दिए गए हैं शिक्षा विभाग द्वारा। और उसी दीपक, कुछ लोग आपके पीछे नजर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स तो होंगे नहीं इस वक्त, तो सब अंदर पहुंच गए होंगे। अगर कोई पेरेंट हो वहां पर, उनसे आपकी बात हो सके। 2 साल के बाद एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, परीक्षा हो रही है, कितना बर्डन, किस तरह का रहा इस दौर में उन स्टूडेंट्स का जो परीक्षा की तैयारी कर रहे थे? देखिए बिल्कुल सुमित, ये सारे जो मेरे पीछे खड़े हैं ये सारे अभिभावक हैं, इनके बच्चे जो हैं वो परीक्षा देने आए हैं। इनसे बात करेंगे किस तरह का दौर रहा, 2 साल गुजरे कोरोना काल के दौरान, बच्चों ने कैसी तैयारी की, अब कैसा जो है बच्चों की परीक्षा को लेकर के आप चिंतित हैं? बच्चों को ये पहली बार बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनको लग रहा है कि बच्चों को ये लग रहा है कि बड़े उत्साह के साथ बच्चे पेपर दे रहे हैं और अच्छा लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो 2 साल गुजरे थे उसके दौरान पढ़ाई नहीं हो पाई, ऑनलाइन पढ़ाई ली, तो उसको लेकर की भी अब पहली बार परीक्षा आयोजित हो रही है 2 साल बाद कोरोना काल के चलते, तो उनको कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी थोड़ी मायूस, बच्चों को डर तो रहता ही है कि किस तरह से पेपर में बैठना है, क्योंकि 8वीं बोर्ड की परीक्षा होनी 2 साल का दौर है, वो उसमें बच्चे हताश रहे थे। अब पहली बार बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हैं, थोड़ा भय का, डर का वो तो रहता ही है। अच्छा, जब बच्चे परीक्षा से पहले प्रवेश ले रहे थे, क्या मोटिवेशन आपने दिया था बच्चों को, कि क्या कहकर के अंदर प्रवेश दिया था? नहीं, बच्चों को ये कहकर कहा था कि भाई किसी तरह की डरने की आवश्यकता नहीं है, आराम से पेपर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभिजीत हमारे साथ जुड़े हैं अजमेर से, तो बढ़िया। अभिजीत, बच्चों के लिए तो देखिए चुनौती है ही, पेरेंट्स के लिए भी चुनौती है। 2 साल के बाद परीक्षा हो रही है, बोर्ड के लिए कितनी चुनौती और क्या तैयारियां? शिक्षा बोर्ड के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती इस लिहाज से भी है,
क्योंकि 2 साल के बाद ये फुल फ्लैश तरीके से परीक्षा आयोजित हो रही है। और न सिर्फ परीक्षा को शांतिपूर्ण और सफलतापूर्ण संपन्न कराना, बल्कि साथ ही साथ जिस तरीके से रीट पेपर भर्ती की जो नोडल एजेंसी थी वो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड थी, और वहां जो पेपर लीक के बाद इतने सवाल जो है परीक्षा की गोपनीयता पर खड़े हुए हैं, तो बोर्ड की इन परीक्षाओं को लेकर भी खास सतर्कता और एहतियात जो है वो इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बरती है। जो बोर्ड के प्रशासक है IAS ऑफिसर LN मंत्री, वो लगातार इस बात को सुनिश्चित करते आए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खासतौर से अब बोर्ड ने प्रदेश के 11 जिलों को सेंसिटिव मानते हुए वहां पर जो है अतिरिक्त व्यवस्थाएं की हैं, जिसमें खासतौर पर CCTV कैमरे से उन संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की सेंट्रल मॉनिटरिंग जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सेंट्रल कमांड कंट्रोल रूम के जरिए की गई है। इसके अलावा जो प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की बात है, तो प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को इस बार बोर्ड ने काफी तरजीह दी है, काफी वरीयता दी है। और प्रश्न पत्रों की जो 11 संवेदनशील जिले हैं, खास तौर से इन 11 के 11 संवेदनशील जिलों में जो प्रश्न पत्र रखे गए हैं, जहां पर भी चाहे वो पुलिस लाइन हो या जिला कोषालय हो या पुलिस थाने हो, वहां से परीक्षा केंद्र तक प्रश्न पत्रों के ले जाने की पूरी वीडियोग्राफी रहेगी। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो कोई भी वीक्षक जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। इसके अलावा जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें बनाई गई हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि बोर्ड की ओर से 2 खास तौर से उड़न दस्ते, महिला उड़न दस्ते बनाए गए हैं, जिनमें तमाम महिलाएं जो है वो इसमें रहेंगी और लगातार वो जो है फील्ड में रहेंगी, परीक्षा केंद्रों का दौरा करेंगी। पल पल की मॉनिटरिंग जो है वो बोर्ड के कंट्रोल रूम में, चाहे वो सेंट्रल कमांड कंट्रोल रूम हो, जहां पर 417 CCTV कैमरों की लाइव फीड देखी जा रही है। इसके अलावा ये लाइव फीड जो है वो न सिर्फ परीक्षा के 3 घंटे के दौरान देखी जाएगी, बल्कि उसके बाद उत्तर पुस्तिकाओं को वापस से संग्रहण केंद्र तक पहुंचाने की जो व्यवस्था बोर्ड की ओर से की गई है, तो कहा जा सकता है कि हर पल की लाइव वीडियो रिपोर्टिंग खास तौर से उन तैयारियां तमाम है। 10,91,088 परीक्षार्थियों के लिए बोर्ड भी पूरी तरह से तैयार है। आज इंग्लिश का पहला पेपर होना है और हम देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको टाइम टेबल भी दिखा रहे हैं 10वीं बोर्ड परीक्षा का। शुक्रिया आप तीनों का, अभिजीत, दीपक और ओम प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की और बात आज की बड़ी खबर की, बेहद दुखद खबर की। किरोड़ी सिंह बैंसला, गुर्जर नेता जिनका आज निधन हो गया। किरोड़ी सिंह बैंसला का जयपुर स्थित आवास पर निधन हुआ। पुत्र विजय बैंसला ने उन्हें लेकर मणिपाल अस्पताल पहुंचे थे, जहां बताया गया कि उनको मृत घोषित कर दिया गया। काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे किरोड़ी सिंह बैंसला। 81 साल की उम्र में किरोड़ी सिंह बैंसला का हुआ निधन। डायरेक्शन तो सही है, दक्षिण में होना चाहिए। इसको हम इधर करेंगे ताकि यहाँ स्पेस मिल जाए, जो आएंगे वो वहाँ बैठे। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, जयपुर में किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन हुआ और अब क्या तस्वीरें वहाँ पर, क्या अपडेट आपके पास? उनकी पार्थिव देह को कितनी देर बाद करौली ले जाया जाएगा? कौन कौन लोग वहाँ पहुँचे हैं अंतिम दर्शनों के लिए जयपुर स्थित आवास पर? देखिए, अभी उनके परिवार के जो लोग जो काफी दूर दराज में रहते हैं, उनके आने का सिलसिला जो है वो अब शुरू होगा। फिलहाल जो है अभी कोई कार्यक्रम जो है वो नियत नहीं किया गया है, लेकिन बड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और कर्नल किरोड़ी बैंसला ये एक ऐसा नाम था जिसने भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स से लेकर के राजधानी जयपुर से लेकर के राजस्थान की हर सड़क और ट्रेन की पटरी तक सामाजिक आंदोलन को अग्रणी रूप देने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। कर्नल साहब को आज हर व्यक्ति याद कर रहा है। देखिए, 1960 से लेकर के सन 2000 तक वो आर्मी में रहे, फौज में रहे। इस दौरान उन्होंने कई तरह के लड़ाइयों के अंदर वो शामिल रहे। बॉर्डर पर तैनात रहने से लेकर के सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उन्होंने कहीं भी जो है वो पीछे नहीं हटे। और बड़ी बात यह है कि कर्नल बैंसला के जो तमाम प्रशंसक हैं वो कोई एक समाज से नहीं है, वो तमाम समाज के लोग जो हैं वो कर्नल किरोड़ी बैंसला को अपना आदर्श मानते थे। अभी जब भी नए बच्चों की नौकरी लगती थी, चाहे वो ओबीसी वर्ग का बच्चा हो, चाहे वो जनरल कास्ट का बच्चा हो, वो जरूर एक बार कर्नल बैंसला से मिलने आता था, उनसे पुरानी उनकी कहानियां सुनता था, उनकी दास्तान सुनता था। और अब भी जानते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो पेड़ की छाव की तरह होते हैं। जब भी वो परिवार में होते हैं तो वो मार्गदर्शन देते हैं, वो बताते हैं। उनकी छाव के अंदर हमें ये बात स्पष्ट होती है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के अनुभव जो थे वो साझा किए, और उन्हीं अनुभवों को सीखते हुए हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। तो एक आदर्श के रूप में कर्नल किरोड़ी बैंसला की ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी देह जरूर त्याग दी है,
मगर उनके विचार, उनका आदर्श, उन्होंने जिस तरह से कामकाज किया, समाज के क्षेत्र में जो उन्होंने कामकाज किया, एक समाज ही नहीं, चलिए समाज विशेष के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने अपने समाज के लिए, लेकिन तमाम लोग जो थे, जो तमाम लीडर जो थे, जो तमाम जो लोग थे, उन्हें साथ में लेकर के एक डिफेंस की भूमिका में गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को खड़ा करने में उन्होंने अपनी भूमिका को निभाया। और कुछ समय पहले ही जब उनका स्वास्थ्य नासाज था तो उन्होंने अपने पुत्र को, उनके पुत्र भी एक बड़ी कंपनी में विदेश में नौकरी करते थे, सीईओ के पोस्ट पर विजय बैंसला थे, लेकिन उन्होंने भी उस नौकरी को त्यागा, लाखों करोड़ रुपए सालाना पैकेज की उस नौकरी को त्यागा और वो पिता के साथ सामाजिक क्षेत्र की सेवा के कार्य में वो भी साथ में आ गए। और विजय बैंसला जो है आज उनके पिता की जो है उनका जो आगे का कामकाज है, उनकी जो सामाजिक सेवा की जो भूमिका है उसे वो संभाल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि राजस्थान के अंदर गुर्जर रिजर्वेशन मूवमेंट को खड़ा करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही और कर्नल बैंसला 2019 में राजनीति में भी आए, मगर राजनीति उन्हें रास नहीं आई क्योंकि वो खरी खोटी कहने में और खरा खोटी सुनने में विश्वास रखते थे, इसलिए वो राजनीति उन्हें रास नहीं आई। वो राजनीति के क्षेत्र को छोड़ करके उस सामाजिक क्षेत्र की लड़ाई लड़ने के लिए अग्रणी रहे और सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने समाज के लोगों के लिए जो किया वो पूरा राजस्थान ही नहीं बल्कि देश और विदेश का जो गुर्जर समाज है, जो ओबीसी वर्ग का लोग हैं और अन्य जो वर्गों के लोग हैं वो उन्हें आज भी मानते हैं। करौली डिस्ट्रिक्ट के वो रहने वाले हैं, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। राजपूताना राइफल्स के अंदर उन्होंने अपनी जो है वो सेवाएं दी और आपको बता दें कि 12 लवली मैं फिर से आपके पास लौटूंगा, फिर से आप यहीं से शुरू कीजिएगा। सतीश पूनिया क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको सुना देते हैं। राजस्थान के किसान कौम के बहुत बड़े नेता और जो सेना में अधिकारी रहे, ऐसे हम सब के प्रिय और जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया, जिनका जीवन किसी कौम के, किसान कौम के किसी भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा हो सकती है, ऐसे कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला जिनका आज तड़के निधन हो गया। मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। परिवार को संबल मिले ऐसी कामना करता हूं। सतीश पूनिया अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए किरोड़ी सिंह बैंसला के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की उन्होंने। लवली जी हाँ, देखिए मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि उन्होंने 1960 में जब फौज को ज्वाइन किया तब एक युवा फौजी के रूप में राजस्थान का वो किरोड़ी सिंह बैंसला के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि वो राजपूताना राइफल्स में जाकर के, जो गुर्जर समाज का बेटा है, वो राजपूताना राइफल्स में जाकर के अपने राजस्थान का नहीं अपने देश का नाम रोशन करेगा। 1960 से लेकर के सन 2000 तक वो फौज में रहे, उन्होंने अपनी सेवाएं दी। कर्नल के पद से उन्हें सन 2000 में रिटायरमेंट मिला और महज 5 से 6 साल के बीच में उन्होंने इतना बड़ा गुर्जर मूवमेंट खड़ा कर दिया राजस्थान के अंदर। अच्छा, ये बात देखिए लवली, मैं भी बार बार बता रहा हूँ, पहले शिक्षक थे, फिर फौज में गए और शायद यही कारण है लवली कि उनके आदर्श, उनकी रगों में आदर्श दौड़ता था, उनकी रगों में अनुशासन दौड़ता था। देखिए बिल्कुल, पूरे आंदोलन के दौरान की अगर हम बात करें तो आंदोलन के दौरान भी समय पर मीटिंग हो, समय पर नेता से हमारी मुलाकात हो, सभी काम समय पर हो और तय जो लोग वहां आने वाले हैं उनके लिए भोजन का इंतजाम किस तरह से होगा, उनके लिए शामियाने का इंतजाम किस तरह से होगा, एक फौजी की भूमिका में उन्होंने समाज के इस आंदोलन को खड़ा किया। अशिक्षित थे लोग, उन्हें शिक्षा की तरफ बढ़ाया, उन्हें बताया शिक्षा का महत्व क्या है। और आज आप देखिए आरक्षण मिलने के बाद में जो ओबीसी वर्ग के बच्चे हैं वो बड़ी तादाद में, बैकलॉग खाली रह जाता था, बच्चे नहीं आते थे, लेकिन अब जब जागरूक हुए हैं ओबीसी समाज। अच्छा लवली, कुछ अपडेट मिल पाया आपको इस दौरान? कोई अपडेट आया हो आपके पास? कितनी यहाँ पर कितने लोग पहुंचने वाले हो, कितनी देर में पार्थिव देह को करौली ले जाया जाएगा? संक्षिप्त में, एक लाइन में। सेना के कई जवान और कई राजपूताना राइफल्स के ब्रिगेडियर कर्नल्स यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं जो उनके साथ में रहे और अभी वर्तमान में है। दूसरा यह है कि उनकी जो पार्थिव देह है वो आज जयपुर में ही रखी जाने प्रस्तावित बताई जा रही है। उनके परिवार के लोग बाहर से आना है, तो हो सकता है अभी जो जानकारी दी है उनके विजय बैंसला ने, कल उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। तो कल अंतिम संस्कार किया जाएगा किरोड़ी सिंह बैंसला का और आज उनकी पार्थिव देह जयपुर में ही रखी जाएगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। है आपका। और अब बात डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड मामले की, जहां बुधवार की देर शाम सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दौसा एसपी अनिल कुमार बेनीवाल को हटा दिया है। साथ ही लालसोट डीएसपी शंकरलाल मीणा को एपीओ कर दिया है। लालसोट एसएचओ अंकेश चौधरी को भी सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही इस पूरे मामले की जांच के लिए संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में टीम बनाई गई है।
इसके अलावा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए एसीएस होम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। सारे फैसलों के बाद कलेक्टर कमर चौधरी धरना दे रहे डॉक्टर के पास पहुंचे और सारी कार्रवाई की जानकारी दी, जिसके बाद भी दौसा के डॉक्टर संतुष्ट नहीं हुए। डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी मांग है कि जिन्होंने लेडी डॉक्टर अर्चना शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाया है, उनके खिलाफ हत्या की धाराओं में एक एफआईआर दर्ज हो और गिरफ्तारी हो। साथ ही एसएचओ और डीएसपी को सस्पेंड कर उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। डॉक्टर्स ने कहा कि जब तक सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद रहेंगे। डॉक्टर्स ने कहा कि मुख्य आरोपी बल्लिया जोशी को भी नहीं पकड़ा गया है और अन्य छोटे मोटे आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। डॉक्टर्स ने यह भी साफ किया कि उन्होंने दौसा एसपी को हटाने की मांग नहीं रखी थी। ये जो सारा वाकया हुआ है उसमें मैं डॉक्टर दिनेश पारीक, अध्यक्ष प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन दौसा जिला, किसी भी प्रकार से पुलिस और प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से संतुष्ट नहीं हूँ। हमने जो हमारी डिमांड रखी है, 6 जो हमारे जो पॉइंट्स हैं, उसके अंदर कहीं पे भी हमारा ये नहीं था कि हमारी एसपी साहब का ट्रांसफ़र हो। हमारी डिमांड है कि वहाँ के जो लोकल ऑफिसर हैं जिन्होंने उनके साथ उस दिन शाम के टाइम ये कहा कि भाई 302 लगनी चाहिए और ये है, तो उसको उन्होंने लगाया उसके प्रेशर में कि वो जो गवर्नमेंट के जो बीजेपी के या किसी भी पार्टी के जो लोकल लीडर हैं उनकी तरफ से जो अभद्र व्यवहार किया गया, उसके दबाव के अंदर पुलिस ने लगाया कि उनका सस्पेंशन हो। दौसा के लालसोट में महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में अब डॉक्टर अर्चना शर्मा के पति डॉक्टर सुनीत उपाध्याय का सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में डॉक्टर सुनीत उपाध्याय ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। तब वो लालसोट आ गए, उसकी डिलीवरी हुई, नॉर्मल सिजेरियन हो गया उसका। 2 घंटे बाद उसको मैसिव पीपीएच हुआ, एटोनिक पीपीएच हुआ। हम बहुत देर तक 2 घंटे तक जूझते रहे उससे, 2 यूनिट ब्लड भी चढ़ाया पर हम उसको बचा नहीं पाए। उसके घर वालों ने ये सब चीज़ देखी थी कि हमने कितनी मेहनत करी उस पर, सारा हॉस्पिटल बंद करके, सब ओपीडी बंद करके। तो घर वाले तो हाथ जोड़ते हुए हमसे कह रहे थे, साहब आपने तो पूरी कोशिश की थी बचाने की, हमारी तकदीर ख़राब थी। तो वो उन्होंने कहा कि साहब एम्बुलेंस भिजवा दो बस इसको घर छुड़वाने के लिए। तो हमने एम्बुलेंस उनको फ्री में भेजी और वो घर ले गए। घर ले जाने के बाद वहाँ पे अंतिम संस्कार की तैयारियाँ कर रही थी। फिर मुझे बताया किसी ने कि बल्लिया जोशी, शिव शंकर बल्लिया जोशी वहाँ पे घर जाके उनको उठा के लेके आया कि मैं तुमको खूब अच्छा मुआवजा दिलवाऊंगा। अस्पताल को, लाश को लाके हॉस्पिटल के आगे पटक दिया। 100-200 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली और भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेताओं को बुला लिया उसने, हरकेश मटलाना, एक जितेंद्र गोठवाल, और फिर ये भी आ रही थी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना भी आ रहे हैं। ये शिवशंकर बल्लिया जोशी पहले भी आनंद हॉस्पिटल में फिरौती ब्लैकमेल की पहले कोशिशें करता रहा है। हमने उसके खिलाफ एफआईआर भी दी थी पर पुलिस डॉक्टर किरोड़ी मीना के दबाव में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करती। वो लालसोट थाने का हिस्ट्री शीटर है, पहले पुलिस वालों का सिर भी फोड़ चुका है, पर हर बार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना उसको बचा लेते हैं और उनके नाम पर वो गुंडागर्दी करता है। हमने पूरी कोशिश करी ये मामला टले, लेकिन आखिर पुलिस वालों ने उसके दबाव में दफ़ा 302 हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। सुबह जब डॉक्टर अर्चना ने यह खबर पड़ी तो वो घबरा रही थी, बोले बल्लिया जोशी, महेश बिहारी वगैरह पत्रकार क्या मुझे जेल भेज देंगे। तो उसको लगा ये तो अब मुझे जेल भेज देंगे। मैं उसको समझाया कि नहीं, ऐसी जेल नहीं होती, पर शायद उसकी दहशत निकल नहीं पाई और उसने मुझे भी नहीं बताया और 10:30-11 बजे के आसपास उसने सुसाइड कर लिया। मेरी आप सबसे विनती है कि ये लाश अस्पतालों को आगे लाशों के रखने का ये जो सिस्टम है ये बंद होना चाहिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मैना जैसे नेताओं को, इन गुंडों को संरक्षण देना बंद करना चाहिए और ऐसे जो छुटभई नेता हैं बल्लिया जोशी जैसे, इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए जो अस्पताल। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।